हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के वर्ष 2011 से लेकर के और वर्ष 2021 तक के सभी संस्कृत के सेटों को। वर्ष 2011 से लेकर के और वर्ष 2021 के बीच में जितने भी यूपी टेट के जो संस्कृत के प्रश्न पत्र हुए हैं उनके लिए हम हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? तो गोधूम शब्द का यहाँ अर्थ हमें बताना है। तो गोधूम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गेहूं। ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द जो है वो है इसमें सर्वः। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें जो विसर्ग संधि का उदाहरण है वो है फोर्थ वाला ऑप्शन नमस्ते। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो इस प्रकार से है कि नमः, ये नमः प्लस ते, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ये इसका संधि विच्छेद है, नमः प्लस ते तात नमस्ते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कुंजर शब्द का अर्थ है। तो कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। कुंजर शब्द का अर्थ होता है हाथी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या क्या है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पूछी है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं, यानी का से लेकर के और मा तक। ठीक है, का, च, ट, त, प। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 जा 25 आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें 25 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा। इसमें जो तृतीय विभक्ति और एक वचन जो होगा वो होगा मात्रा। ये थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन ये सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालिका इस पद में प्रत्यय है, यानी बालिका जो पद है वो इसमें प्रत्यय पूछा है। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा टाप। फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं कि सुबंधु किसकी रचना है। तो सुबंधु की जो रचना सुबंध की रचना है। तो सुबंधु की जो रचना है वो वासव दत्ता, ये वाली रचना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें याद रखना, कई बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पर्यंत में उपसर्ग है। तो पर्यंत में उपसर्ग हमें बताना है। तो पर में जो उपसर्ग होगा वो पर, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में ये से कौन सा स्वर है। तो यहाँ हमें स्वर बताना है। तो स्वर हमारा ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन इसमें सही है हमारा। प्रश्न 71 से लेकर के और 72 के हमें इस गद्यांश को पढ़कर हमें इसके आंसर देने हैं। आइए देखते हैं। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयन्ति जनान यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति मेदाश्चर्यं यतो हि सज्जना प्रायः तटस्थता भवन्ति
यदि दुर्जनानां प्रतिपदम विरोधम सज्जनाः करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजा निर्वयो भविष्यति। ये गद्यांश है, इसको 71 और 72 प्रश्नों के इसे हम आंसर इसमें से देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो गद्यांश के अनुसार समाज में सज्जन व्यक्ति की जो संख्या है वो कम है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है। ये इसमें ऑप्शन 4 वाला इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर संकेत में दे रखा है कि निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इससे संबंध प्रश्न 73 एवं 74 के उत्तर दीजिए। देखते हैं इसमें गद्यांश में। गद्यांश है, ये श्लोक दे रखा है। महान वृक्षो जायते वर्धते च तेम च भूतानि समश्रयन्ति यदा वृक्ष देयते च और तदा श्रेया अनिकेता भवन्ति। इसमें ये पहले में पूछ रहे हैं कि इस श्लोक का भाव क्या है। तो इस श्लोक का जो भाव है वो ये है, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं और वृक्ष के लिए नष्ट कर देने पर वे भी क्या हो जाएंगे, निराश्रित हो जाएंगे। यही इसका इस श्लोक का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 74। इस सेट के अकॉर्डिंग 74 है ये। इसमें जो प्रश्न दिया है इन्होंने, उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है। तो इसमें भूतानि का तात्पर्य पूछा है इन्होंने। तो भूतानि से तात्पर्य है हमारा प्राणी। ये थर्ड वाला इसमें ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भू धातु का लोट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन क्या होगा। इसमें जो पहला ही ऑप्शन है वो ही सही होगा, भव। यानी भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन भव होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोरथा में संधि, मनोरथा में संधि पूछी है। तो यहाँ संधि क्या होगी, संधि होगी हमारी यहाँ विसर्ग। अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो मनः, ये मनः जमा रथ, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, इसमें विसर्ग लगा है मनः, तो ये हमारी क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती, नेत्राभ्याम पद में विभक्ति इसमें बतानी है। तो इसमें ये पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन ये सही है। अस्नि शब्द है, अस्नि क्या है, पुल्लिंग शब्द है या नपुंसकलिंग है या स्त्रीलिंग है या उपर्युक्त सभी है। तो पहले हमें अस्नि का अर्थ पता होना चाहिए। अस्नि का अर्थ है बिजली या वज्र। तो यहाँ वज्र के रूप में अगर देखें हम, तो यहाँ पुल्लिंग ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, अस्नि शब्द का जो अर्थ है वो है वज्र या बिजली। अगर वज्र के सब अर्थ में देखेंगे तो ये पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दे रखा है, तया निरप्योन गम्यते में वाच्य क्या है। ठीक है, तो तया निरपो
गम्यते में वाच्य जो होगा वो भाववाच्य होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें जो प्रश्न दे रखा है, यूप दार पद में समास पूछा है। ठीक है, यूपदार, इसमें समास क्या होगा? तो यूपदार जो पद है उसमें जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। ये वाला इसमें ऑप्शन फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। ठीक है, यहाँ नदी शब्द का जो शब्द रूप पूछा है उसमें वचन हमें बताना है। तो यहाँ जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो यहाँ हमें अकारांत पुल्लिंग बताना है। तो अकारांत पुल्लिंग की बात करेंगे तो ये यहाँ रामः, ये अकारांत पुल्लिंग है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखते हैं, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। एकोन का मतलब होता है कि एक कम, किससे? कि चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, यानी 40 से एक कम। तो 40 से एक जो कम होगा वो होगा हमारा 39। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। द्वय शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्वि का स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्ति इसमें पूछा है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें द्वय सही हो जाएगा। चलते हैं, इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं, प्रेजते में संधि है। तो प्रेजते में संधि हमें बतानी है। तो पर रूप इसमें संधि होती है प्रेजते, प्रेजते में पर रूप संधि है, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो व वर्ण में उच्चारण स्थान जो होता है वो दंतोष्ठ होता है। ठीक है, दांत और ओष्ठ से करते हैं, इसलिए दंतोष्ठ व वर्ण का उच्चारण स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में ददती रूप है। तो ददती जो रूप है वो ये ऑप्शन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। इसके जो लट लकार में रूप होते हैं वो ददात, दत्ता, ददती, ये इस प्रकार से होते हैं। तो बहुवचन हमारा इसमें ददती हुआ। गुरूपदेश, गुरूपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि पूछी है। तो यहाँ हमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, गुरूपदेश में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। घुटने के लिए पूछा है, तो घुटने के लिए जो उपयुक्त संस्कृत शब्द है वो जानू है। क्या है? जानू। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उपसर्ग है, यहां उपसर्ग पूछा है, परा, कुत्र, यदा, यत्र, ये इसमें पूछा है। तो उपसर्ग हमारा यहाँ हो जाएगा परा। ठीक है, उपसर्ग शब्द से पहले लगता है, तो यही इसमें उपयुक्त विकल्प है, परा उपसर्ग है। ठीक है, बाकी ये सब सर्वनाम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने मित्रों के लिए भी इसके लिए भेज दीजिए, जिससे कि उनके लिए भी इसका लाभ हो जाए। चलिए, ये अगला सेट है संस्कृत का अगला सेट। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि व्यंजन संधि
अभी इससे पहले जो सेट कराया था 30 प्रश्न उसमें किए थे, उसमें भी 2 प्रश्न आए। यहाँ भी पहला प्रश्न इसमें व्यंजन संधि से संबंधित दे दिया, लेकिन संधि से संबंधित प्रश्न आने ही आने हैं, तो हमें संधि बिल्कुल पक्के से हमें याद कर लेनी है। यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है इसमें, वो पहला विकल्प इसमें सही है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत, इस प्रकार से सत प्लस यानी जमा जन, ऐसे सत जन यानी सत जन यानी सज्जन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बनेपी पदे का संधि। इस पद का जो संधि पूछा है, कौन सा संधि है? इसमें जो संधि है वो पूर्व रूप संधि है। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें दे रखा है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है, तो यहां जो सर्वनाम पूछा है वो उत्तम पुरुष का पूछा है। इसमें जो विकल्प होगा वो ये वाला, पहला वाला सही होगा। ठीक है, वयम, ये उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में ये नीति मार्गम के न परलियंती, ठीक है, परिलिंगयंती, ये इसमें जो ऑप्शन है वो पहला हमारा सही होगा, कुलीना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्र धातु में कृत्तिन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो कृत्तिन प्रत्यय योग करने पर क्या बन जाएगा? धृति। ये पहला इसमें ऑप्शन ये वाला सही है, धृति हो जाएगा। ध्र में, ध्र धातु में कृत्तिन प्रत्यय लगाने से धृति बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में तत्रैव में संधि है, तो तत्रैव में वृद्धि संधि है। इसमें भी पहला ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली ये पद से संबंधित होती है। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि पद से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या जो होती है ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, संस्कृत में अयोगवाह जो वर्णों की संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी होती है ये भी बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अनुस्वार होता है अंग की बिंदी वाला, विसर्ग होता है जो आहा की बिंदी वाले जो होते हैं विसर्ग होते हैं, जीवामूल्य होते हैं। ठीक है, जीवामूल्य, ठीक है, और उपधमानीय, उपधमानीय, ये 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय। ये 4 अयोगवाह वर्णों की संख्या संस्कृत में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शुद्ध वाक्य है। यहां हमें शुद्ध वाक्य इसमें देखना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ये अहम गृहम गच्छति ये भी नहीं सही है, स गृहम गच्छसि ये भी सही नहीं है। ठीक है, त्वयं गृहम गच्छति, त्वयं गृहम गच्छन्ति होता है ये भी सही नहीं है। ये त्वयं गृहम गच्छसि, ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं
अनुरूपम में समास, ठीक है, अनुरूपम। यहाँ जो समास होगा वो अव्ययी भाव होगा, यानी पहले इसमें ये सही है, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी अव्ययी भाव ये समास होगा इसमें, ठीक है। अनुरूप यानी मूल शब्द क्या है इसमें, रूप, और रूप से पहले क्या लगा है, अनु, तो ये हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव। यानी इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता। देखो ह्रस्व नहीं होता तो इसका मतलब इसमें दीर्घ स्वर पूछा है, तो दीर्घ स्वर जो होगा वो होगा हमारा ये बड़ा ऊ, ये दीर्घ हो जाएगा, तो यही ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी ल, रेर और ओ हमारे ये ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये देखते हैं, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो षष्ठी और बहुवचन होता है अस्मद का वो न होता है, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें ये सही होगा, न होता है या अस्माकम, ठीक है, ये लिख सकते हैं अस्माकम इस प्रकार से, ठीक है, अस्माकम इस तरीके से ना होगा या फिर अस्माकम, इन दोनों में से होगा, ठीक है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सहयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। सहयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, तो ये हमारा तृतीय विभक्ति का, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें हमारा तीसरा सही है, तृतीय विभक्ति का ये हमारा बोधक है। रमा शब्द का चतुर्थी और एक वचन रूप इसमें पूछा है, रमा शब्द का चतुर्थी और एक वचन रूप क्या होगा, तो रमाए, ये पहला ही ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि बाल का वपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बाल का वपि में संधि विच्छेद जो होगा वो बालको प्लस अपि, यानी ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन ये सही होगा, बालको प्लस अपि, यानी ये इसका संधि विच्छेद सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, पितृ शब्द का सप्तमी और एक वचन रूप पूछा है। मित्रों यहां हमें देखो इसमें वचन, संधि और संधि विच्छेद बिल्कुल हमें यहाँ याद कर लेने हैं, क्योंकि विभक्ति भी पूछी जाती है, उसके साथ साथ वचन भी पूछे जाते हैं उसके, इनके लिए हमें बिल्कुल याद कर लेना है। तो पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति और एक वचन रूप इसमें पूछा है, तो पितर, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। बगुले को संस्कृत में कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है, तो बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, बका, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बका। एक प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में ई उ रे और ल, यानी पहला ऑप्शन ये सही है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। और जबकि ज्यादातर गलती कहाँ होती है, बच्चे पढ़ते ई और का एक हो गया और फोर्थ ऑप्शन पे गए, ये फोर्थ ऑप्शन में उसमें दे भी रखा है कि ई उ रे और क, इसमें दिया है ना, ये ई उ री और क, इसमें देखते हैं और टिक मार देते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये हो गया हमारा सही, लेकिन ये सही हुई ही नहीं, ये हमारा ये वाला सही है, ठीक है, ये इसमें ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हर्ये क्रुध्यति में हर्ये में कौन सा कारक है,
तो हरिये में जो कारक है वो है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। इसके लिए हमें याद कर लेना है कि ये 14 होती है। ठीक है, इसमें 14 ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ड का उच्चारण स्थान है। तो ड का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, देखते हैं। इसमें ड का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है। ठीक है, ड का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें ये सही होगा हमारा। ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। चोर भयम, तो ये चोर भयम भाई पंचमी विभक्ति का है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन इसमें पूछा है। तो इसमें लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। तो ये वाला इसमें ऑप्शन फोर्थ वाला सही है। सर्वनाम शब्द नहीं है। देखो यहाँ नहीं पूछा, नहीं का हमें विशेष क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। और क्वेश्चन जब पढ़े कि नहीं है तो उस पर जरूर मार्क कर लें जहां भी नहीं लिखा है, जिससे कि प्रश्न करते समय गलतियां ना हो। जैसे ही प्रश्न पढ़ें वैसे ही हम सर्वनाम शब्द नहीं है तो नहीं जैसे ही हम देखें वैसे ही हम वहां टिक मार्क कर दें, उस पर अंडरलाइन कर लें या फिर उसे एक सर्कल में बंद कर लें। फिर उसके बाद उस प्रश्न के लिए हल करें। तो यहाँ सर्वनाम शब्द पूछा है तो देखो सर्वनाम यूयम तो तस्मै ये सब सर्वनाम है। नहीं पूछा है तो ये हमारा पहला विकल्प इसमें सही है। अपि, अपि क्या है हमारा, ये अव्यय है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पितरन शब्द में विभक्ति और वचन। पितरन शब्द में विभक्ति और वचन पर पूछा है तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नद्या शब्द में विभक्ति और वचन। नद्या, तो ये प्रथमा और बहुवचन, पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट में देखते हैं प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में स्वस्थ पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति। तो स्वस्थ पद के योग में प्रयोग होने वाली विभक्ति है चतुर्थी। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कादंबरी ग्रंथ की रचनाकार हैं। कादंबरी ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं बाणभट्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकार है, दोनों के लिए हम याद कर लें कादंबरी बाणभट्ट। कई बार इसके लिए रिपीट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में षणवती हिंदी संख्या का बोधक है। षणवती इसमें पूछा है तो षणवती जो होती है वो 96 होती है। ठीक है, कुछ गिनतियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें याद ही करना है। ठीक है, जैसे षणवती इसमें पूछा है तो ये 96 का बोधक है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। देखो यहाँ इसमें नाटक पूछ लिया। अब ये सभी महाकवि कालिदास की ही रचनाएं हैं। मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की रचना है। रघुवंशम भी है, कुमार संभवम भी है, मेघदूतम भी है। सभी किसकी हैं, सभी कालिदास की ही रचना है।
लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछ लिया नाटक। ठीक है, नाटक पूछ लिया। अब नाटक इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो नाटक कौन सा है हमारा, ये मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये इनका नाटक है। चलिए, ये सेट भी कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लग रही है मित्रों? आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों के लिए ज़रूर शेयर करिए और इसके लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। और लाइक करने से आपके लिए कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेट है, यहाँ इसमें प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्नों को 61 से 63 यानी 4 प्रश्न के इसमें से हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये एक गद्यांश है, गद्यांश के लिए पढ़ लें कि एक इसमें वसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत प्रेम्बा गौरी स्वपत्व नाम उच्यताम अन्यथा अहम क्रीडाब्जेन भवति ताड्येयम इति तदा पार्वती अवदत् मम पत्यो नाम शिवा इति शिव पदस्य अन्यार्थ श्रृंगाला इत्यर्थ मत्वा लक्ष्मी अप्रच्छत् किम भवत्या पति श्रृंगाला इति मम पति स्थाणुरीति निर्देशित इति उक्तवर्ती पार्वती लक्ष्मी अवदत् किम सा स्तंभा इति सा अस्ति पशुपते इत अवदत् पार्वती तत्राम सा पशून् चारयति इत्यर्थ इति अवदत् लक्ष्मी एतादृशा लक्ष्मी पार्वत्यो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु। देखिए, इसमें 4 प्रश्न इसमें हमें आंसर देने हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें पूछ रहे हैं कि शिव पदस्य अन्यार्थ का, ठीक है, शिव पदस्य अन्यार्थ श्रृंगाला यानी शेयार। ठीक है, ये इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, सही है। और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि गद्य खंडे क्या प्रश्न पृच्छते, यहाँ यानी गद्य खंड में क्या प्रश्न पूछे, तो यहाँ किसने पूछे, ये लक्ष्मी। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही है। कयो संलापा सर्वेच्छा मंगलाम भवतु, ये जो प्रश्न है वो सबसे नीचे की लाइन से है। यहाँ देखें, ये लिखा है एतादृश लक्ष्मी पार्वत्यो संलापा सर्वेशा मंगलम भवतु। ठीक है, तो पार्वती मंगल यानी लक्ष्मी पार्वत्यो, ये थर्ड वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संप्रेषण का कार्य है, संप्रेषण का कार्य क्या होता है? संप्रेषण का कार्य होता है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, उपयुक्त सभी। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, इन सभी के लिए होता है। ठीक है, ये इन सभी के लिए संप्रेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिशु मोदकाय रोदती, ये उदाहरण पूछा है किसका है? शिशु मोदकाय रोदती। तो ये जो उदाहरण है वो ये ऑप्शन सही है, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य का। ठीक है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। यहाँ जो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार जो होता है वो होता है सल।
सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ये ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द्रस धातु से सत्र प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। ठीक है, द्रस धातु है और उसमें सत्र प्रत्यय लगा देने से क्या होगा, तो इसमें जो उत्पन्न होगा वो पश्यन। ठीक है, ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन सही है। मनोरथा उदाहरण है, तो मनो अभी ये नेक्स्ट पिछले वाले सेट में हुआ है मनः और प्लस रथ, क्या हुआ है इसमें विसर्ग संधि, तो ये थर्ड वाला इसमें ऑप्शन सही है। मनः प्लस रथ यानी मनोरथ, विसर्ग संधि हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। छा ये मिलकर बना है, तो छा जो मिलकर बना होता है वो का और सा से मिलकर बना होता है। ठीक है, का और सा से का होगा और षटकोण वाला ये सा होगा। ठीक है, इनसे मिलकर के बनता है छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में द धातु किस गण की है, इसमें गण की बात हो रही है, तो यहां हमें गण बताना है इसका। ठीक है, द धातु में किस गण का है, तो ये जुहोत्या दिगण, ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला जुहोत्या दिगण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। देखो यहां फिर नहीं आ गया, तो जो नहीं वाले प्रश्न हैं उनके लिए हमें विशेष करके ध्यान रखना है। अभी यहाँ पढ़ लेते हैं और पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं है, समस्या आती है, विकल्प गलत कर लेते हैं, तो वहाँ हमें विकल्प के लिए गलत नहीं करना है। एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और कितना दुख होता है जब एक नंबर से कोई चीज़ रह जाती है करने से, पूरी साल फिर मेहनत करनी पड़ती है उसी के लिए। तो जो प्रश्न है उसके लिए सही से पढ़ें, और जो नहीं है उसके लिए अंडरलाइन या सर्कल में बंद करके उसके लिए ध्यान रखें, और तब अपने प्रश्नों के लिए हल करें। यहाँ 79 की संस्कृत संख्या नहीं पूछा है, तो यहाँ नव सप्तति यानी नव सप्तति, नव का मतलब 9, सप्तति का मतलब 70, यानी तो 79 हुआ। 79 ऊना शीत, शीत का मतलब 80, और ऊन का मतलब एक कम यानी ऊन शीत, तो ये भी इसका मतलब 79 हो गया। एक ओन शीत यानी एक कम शीत में, यानी 80 में एक कम, तो ये भी मतलब 79 की हो गई। नीचे देखते हैं, एक ओन सप्तति, सप्तति यानी 70, एक ओन एक से कम यानी सप्तति से 70 से एक कम, तो ये 69 हुआ यानी 69 हुआ। तो यहाँ पूछा कि 79 का संस्कृत नहीं है, तो नहीं तो यही हुआ ना, वहाँ 79 का पूछ रहा है ना, ये सब 79 के हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, ये वाला नहीं पूछा है तो ये वाला हमारा विकल्प सही होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो नयनम में प्रकृति और प्रत्यय पूछा है,
तो सेकंड वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नी इसमें प्रकृति है और प्रत्यय इसमें लगा है ल्युट। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। इसका हमें ये एक्टिव दे रखा है तो पैसिव इसमें बनाना है, ठीक है, पैसिव। तो पैसिव इसमें पूछा है। पैसिव जो होगा वो विकल्प नंबर सेकंड वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। मया आपणम गम्यते, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतस्थ वर्ण हैं, तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो यण गण में आते हैं और ये या रा ला या व रा ला, ठीक है, इसके लिए हमें याद रखना है। हिंदी में या रा ला व याद कर लेते हैं ना, संस्कृत में हमें इस तरह से याद करना है या व रा ला, ये हमारे अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में उपोषित में संधि है। उपोषित में जो संधि है वो पररूप संधि है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में अट प्रत्याहार के वर्ण है। अट प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो स्वर आते हैं और हैवरट, ठीक है, ये हैवर ह या व र, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये पहला ऑप्शन, ठीक है, स्वर तथा ह य व र, ठीक है, ये अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। न के में संधि है, ठीक, यहाँ न के में संधि पूछी है, न के में वृद्धि संधि है, ठीक है, यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही है। वसंत ऋतु में कौन संधि है, तो यहाँ हमारी गुण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अव्यय शब्द समूह है, ठीक है, तो अव्यय शब्द समूह यहाँ में बताना है। तो अत्र तत्र तस्, ठीक है, अत्र तत्र तस्, ये हमारे क्या है, अव्यय समूह शब्द है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि पश्यगमम में समास है, तो पश्यगम में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप, इसमें जो ऑप्शन होगा वो तीसरा वाला सही है, ठीक है, हे पिता, हे पिता, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव का जो समास का उदाहरण है वो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है, अधिहरि, ठीक है, यहाँ अव्ययी भाव हमारा समास है इसमें अधिहरि में, सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है, तो संयुक्त व्यंजन में ये सेकंड वाला ऑप्शन ये सही है इसमें, गया, सेकंड वाला ऑप्शन ये इसमें सही है, गया यहाँ संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्रीय संहिता के नाम से विख्यात है, ठीक है, यहाँ
प्रश्न की बात हो रही है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ये जो है वो रामायण से विख्यात है। ठीक है, ये सब पहला ऑप्शन इसमें सही है, चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो चाहिए के अर्थ में तबियत, सेकंड वाला इसमें ऑप्शन सही है। चाहिए के अर्थ में तबियत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें मुझे संस्कृत अच्छी लगती है का संस्कृत में इसका अनुवाद क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसमें इसका अनुवाद जो है वो महम संस्कृतम रोचते, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, महम संस्कृतम रोचते। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इश्चत्व संधि का उदाहरण। इश्चत्व संधि का जो उदाहरण है वो विद्वान जति, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय की बात करेंगे तो यहाँ 18, ठीक है, 18 अध्याय है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है। विद्वदौषधम किसको कहा गया है। ये रचना है श्रीहर्ष की। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और एक और इनकी रचना है। ठीक है, तो हमें इन रचनाओं के लिए भी याद करना है। एक रचनाएं के लिए अलग से भी वीडियो इसके लिए बना देंगे जिसमें रचनाएं और उसके रचनाकार ही होंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। अब तो लाइक और शेयर कर दो और अपने मित्रों के लिए भी भेज दीजिए जिससे कि उनके लिए भी लाभ हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कारक में यदि प्रकृति है, कारक में यदि प्रकृति है तो क्र तो प्रत्यय है, कृत्य है तो प्रत्यय है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ये रट लेना है। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, नोवल, नोवल है। ठीक है, नोवल इसमें प्रत्यय होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी सेट खत्म हुआ और नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेट में पहले प्रश्न में इसमें दिया है कि जटाभि यति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है। ठीक है, तो विधायक सूत्र की बात करें तो इसमें इत्थम भूत लक्षणे, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इत्थम भूत लक्षणे, ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। भीत्रार्थ नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही है, पहला ऑप्शन ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अश्वत्था में समास है। अश्वत्था में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में उपसर्गों की संख्या मानी गई है। ये प्रश्न है, उपसर्गों की संख्या मानी गई है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, ये हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार, ठीक है, केवल वैदिक संस्कृति में प्रयुक्त होने वाला लकार था वो लेट लकार। पहला ऑप्शन है इसमें सही है, लेट लकार, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वयम सह निवसामः, यहाँ रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द यहाँ इसमें भरना है। यहाँ जो शब्द होगा आनंदेन, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें आएगा कि वयम आनंदेन सह निवसाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है धा धातु में किक्ता प्रत्यय का प्रयोग होकर शब्द बनता है। ठीक है, धा धातु और किक्ता प्रत्यय में लगा करके कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो शब्द जो बनता है इसके ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही है पहला, लेकिन जो शब्द जो बनता है वो धत्वा बनता है, यानी धा प्लस किक्त्वा क्या बनेगा, धत्वा बनेगा। ठीक है, धत्वा ये वाला सही शब्द है, लेकिन विकल्प में ये है नहीं, तो विकल्प ए इसमें यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर धत्वा कहीं भी आ जाए तो ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि पंचगंगा में पद में समास क्या है। पंचगंगा में, ठीक है, अब पंचगंगा में समास क्या होगा, तो यहाँ गंगाओं की बात हो रही है। ठीक है, नदियों की बात हो रही है। अगर नदी से पहले, नदियों के समूह से पहले पंच कुछ भी संख्या कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन वहाँ द्विगु समास नहीं होगा। वहाँ समास कौन सा होता है, वहाँ समास होता है अव्ययी भाव। ठीक है, यहाँ अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यदि किसी संख्यावाची शब्द का मेल नदी से करा दिया जाए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, ये इसके लिए नोट कर लें कि यदि किसी संख्यावाची शब्द का मेल नदीवाचक शब्द से करा दिया जाता है तो वहाँ अव्ययी भाव होता है। तो इसलिए यहाँ हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, यानी अव्ययी भाव समास होगा। अब यहाँ भी गलती करेंगे, पंचगंगा में पढ़ेंगे और द्विगु संख्यावाची मार देंगे, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेवम, सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। ठीक है, सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने से क्या होगा, सेव माना। ये ऑप्शन इसमें सेकंड वाला इसमें सही है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला, ये हमें याद रखना। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, तो महाकवि में जो प्रयुक्त समास है वो क्या है, वो है हमारा कर्मधार है। ठीक है, ये याद रखना महाकवि, कई बार ये भी रिपीट हुआ है। प्रश्न इसमें सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर पेपर बनाया जाता है और जो PYQ को जो होते हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न का समावेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा है। बार बार कह रहे हैं कि नहीं के लिए अंडरलाइन या सर्कल में बंद करिए, तब उस प्रश्न के लिए आप हल करेंगे। ठीक है, यहाँ जो उद्देश्य नहीं है वो शब्द भंडार में वृद्धि करना, पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है,
ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में रामेण बाणेन हतो बाली में करण है, ठीक है, करण से, करण कारक होता है ना से, तो रामेण बाणेन हतो बाली यानी राम ने बाली को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। क्या होगा इसमें? हमारा बाण हो जाएगा आंसर। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहां देखेंगे कि पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, इसके लिए बोलते हैं हम निगमन विधि। पहले उसमें नियम बताया जाता है, फिर उसमें उदाहरण बताया जाता है, और उसके लिए बोलते क्या है हम? निगमन शिक्षण विधि। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेकंड वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे इसमें प्रश्न दिए हैं, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करानी चाहिए, यानी प्रयोग करनी चाहिए। तो उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री जो है वो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है श्यामपट्ट, ठीक है। उस पर लिखवा सकते हैं, शब्द के लिखवाने के बाद उसका अभ्यास हो सकता है। तो यहाँ सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? तो वो हमारा जो उल्लिखित है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया गया था वो है भीष्म पर्व में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके लिए छठे पर्व भी बोलते हैं, भीष्म पर्व या छठे पर्व, ठीक है, छठे पर्व, इसके लिए हमें ध्यान रखना है, छठे पर्व। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत में कथा या कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यहाँ फिर नहीं पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं वहाँ हमें अंडरलाइन कर लेना है या सर्किल कर लेना है, ठीक है। तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये नहीं है कि छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये इसमें सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अविमार्कम नाटक के प्रणेता हैं, अविमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है? तो अविमार्क नाटक के जो प्रणेता हैं वो भास हैं। कौन है? भास। ये थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 कुमार के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? तो 10 कुमार चरित्र का जो वर्णन किया है वो दंडी ने किया है। इसमें सेकंड ऑप्शन ये वाला हमारा सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की प्रणाली उपयुक्त तो होगी, इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों की होगी, लिखित एवं मौखिक, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो सूत्रांत में 2 शब्द हैं जो कि 2 बार प्रयोग हुए हैं, ठीक है। एक हा है, एक अणा है, एक हा है और एक अणा है। अब इसमें हा है नहीं तो हमें क्या लगाना है? अणा लगाना है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। कौन सा शब्द सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो मंगलाचरण में 3 प्रकार होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। ये 3 होते हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं जब हमें देख लिया तो ऑप्शन हमारा बदल जाएगा। यानी ये वाला हमारा 4th है। ये 3 तो मंगलाचरण में दे रखे होते हैं, 1 2 3, ये नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम क्या था। अमात्य क्या होता है? अमात्य होता है मंत्री। राजा शूद्रक के जो प्रधान जो मंत्री का नाम क्या था? उसके जो मंत्री का नाम था कुमार पालित। ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। काव्यादर्श के रचयिता हैं, तो काव्यादर्श के जो रचयिता है दंडी। ठीक है, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ये, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण नहीं है? ये 4th वाला ऑप्शन सही है, ये वाला र। ठीक है, ये सर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ भी नहीं दिया है, तो नहीं के लिए हमें इस प्रकार से सर्कल कर लेना, उसके बाद हमें हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का जो चयन है, 4th वाला ऑप्शन यहाँ सही है। 4th वाला ये ऑप्शन सही है। आसनम अधिक तिष्ठति, आसनम अधिक तिष्ठति, ये वाला विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। उत्तर रामचरित की बात हो रही है, तो ये रामायण कालीन है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ठीक है, रामायण कालीन। षणवती, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें आ गया देखो फिर षणवती, अभी पीछे भी आया था। तो षणवती क्या है? 96, ये ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इसके लिए हमें याद रखना है षणवती यानी 96, 96। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है। देखो यहाँ भवभूति की रचना नहीं पूछा है, भवभूति की रचना नहीं है। ठीक है, तो भवभूति की जो रचना नहीं है वो महावीर चरितम, ये भवभूति की नहीं है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये महावीर चरितम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चिरात शब्द द्योतक है। तो चिरात शब्द किसका द्योतक है? तो चिरात शब्द है समय का। ठीक है, चिरात शब्द किसका द्योतक है? ये समय का द्योतक है। देखिए इस वाले प्रश्न में थोड़ा संशोधन कर लीजिए। ये इसमें पहला विकल्प नहीं होकर के ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, भवभूति की रचना नहीं है, तो महावीर चरितम, मालती माधवम,
उत्तर रामचरितम, ये तीनों ही रचनाएं भवभूति की हैं। लेकिन जो नैषधीय चरितम है वो श्री हर्ष की रचना है, तो इसलिए इसमें नहीं पूछा है। तो नहीं के अकॉर्डिंग ये हमारा नैषधीय चरितम ये श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई रचना है, तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। प्रश्न इसमें पूछा है कि अमृतम शब्द का पर्यायवाची होता है। तो अमृतम शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो पीयूषम, ठीक है, ये पीयूषम, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। श्रीमद् भागवत गीता अंश है। श्रीमद् भागवत गीता किसका अंश है? तो ये महाभारत, यानी किसका अंश है? ये महाभारत का अंश है। ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन सही है। उन्नति शब्द का विलोम शब्द है, उन्नति का अवनति होता है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। इधर इस साइड में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि पंचवटी में समास है। पंचवटी यानी 5 बटों की समाहार, यानी पंचवटी 5 रास्ताओं का समाहार जो होता है वो पंचवटी होता है। तो इसमें द्विगु संख्यावाची होता है, यहाँ द्विगु होगा हमारा समास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लता शब्द का चतुर्थी एक वचन है। तो लताएं, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है, लताएं। नव चत्वारिंशत संस्कृत की संख्या को कहते हैं। तो नव यानी 9, चत्वारिंशत यानी 40, किसको कहेंगे? 40 और 9 कितना हो गया? 49। तो यह थर्ड वाला ऑप्शन ये सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इस अंश में किसका वर्णन है? ठीक है, तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ठीक है, तो ये आत्मा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? कि आत्मा से, ठीक है। आत्मा को ना शस्त्र से मार सकते ना आग से जला सकते, तो ये आत्मा से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास, ठीक है, कालिदास। इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, कालिदास की सही या शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ में इसके लिए याद रख लेना कालिदास होता है ना कि कालिदास, ठीक है, कालिदास। चंद्रशेखरा में समास है, तो चंद्रशेखरा में समास होगा बहुब्रीहि, ठीक है। इसमें ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। भानुना में विभक्ति है, तो भानुना में विभक्ति कौन सी है? ये तृतीय विभक्ति है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उक्त अंश का वक्ता, तो ये उक्त अंश के वक्ता जो है वो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अत्याचारियों का नाश करने के लिए मैं अवतरण लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में अस्मद शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा इसमें? ठीक है, तो मई, ये मई, ये माँ है, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही है, मई।
इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुणाढ़ है की प्रसिद्ध रचना है। गुणाढ़ है की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो गुणाढ़ की जो प्रसिद्ध रचना है वो बृहत कथा। ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हितोपदेश का संबंध किस विधा से है? तो हितोपदेश का जो संबंध है वो कहानी कथन विधि से है। ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पितृ शब्द सप्तमी विभक्ति में रूप है। पितृ शब्द की सप्तमी एक वचन में रूप पूछा है। इसमें क्या होगा? पितरी। क्या हो जाएगा? पितरी हो जाएगा इसमें। ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यशोदा कृष्णे अस्नेहयत वाक्य का अर्थ है। यहां जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। यशोदा कृष्ण से स्नेह करती थी। ये वाला पहला ऑप्शन इसमें सही होगा कि यशोदा कृष्ण से स्नेह करती थी। ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि तस्मय में विभक्ति है। तस्मय में कौन सी विभक्ति है? कि तस्मय में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन होगी। ठीक है, ये एक वचन। अज्ञ का विलोम होता है। तो अज्ञ का विलोम जो होगा वो विज्ञ होगा। ठीक है, अज्ञ का जो विलोम होता है वो विज्ञ। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत दिवस मनाया जाता है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है यहाँ। संस्कृत दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी इसमें सेकंड वाला ऑप्शन ये सही है। ये सेकंड वाला ऑप्शन याद रखना है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावणी पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। बात करें पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य नायिका कौन थी? तो मुख्य नायिका की बात करी जाएगी तो यहाँ शकुंतला थी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इधर, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। तो संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है। तो अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? तो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। यानी का, च, ट, त, पा का पंचमा अक्षर। यानी जो वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं ञ, व, अण, न, म, ये हमारे अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ संस्कृत की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हल संधि कहते हैं। हल संधि कहते हैं तो हल जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, हल को हमें ध्यान रखना है कि हल व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग का प्रयोजन है। ठीक है, तो बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ये इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बालकों की विभिन्न प्रकार की इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संस्कृत में लकार हैं। भाई संस्कृत में लकार कितने होते हैं? अगर मुख्य की बात करेंगे तो 5 होते हैं, ठीक है। अगर मुख्य की बात करेंगे तो 5। यहाँ मुख्य पूछा ही नहीं है, संस्कृत में लकार हैं तो संस्कृत में लकार 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। यहाँ जो विकल्प होगा वो ये वाला सही होगा। अगर वो ये कहे कि मुख्य संस्कृत में मुख्यतः लकार कितने हैं तो हमें यहाँ 5 पर ही टिक करना है। अगर ये कहता है कि संस्कृत में लकार कितने हैं तो 10 लकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें, संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस लकार का प्रयोग होता है भविष्य के लिए? तो ये लट लकार भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है लट लकार, ठीक है। लट लकार की बात करेंगे तो ये होता है हमारा वर्तमान काल, ये होता है हमारा कौन सा वर्तमान काल होता है। लोट लकार की बात करेंगे तो ये आज्ञार्थक होता है, ठीक है, आज्ञार्थ या आदेश में, ठीक है। और लट लकार जो होता है वो हमारा भूतकाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 5वां होता है वो विधि लिंग लकार होता है। तो ये जो विधि लिंग लकार होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है। तो ये 5 ही लकार होते हैं, मुख्य रूप से यही 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुख्यतः पूछा नहीं है 89 क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ 10 पर टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कालिदास जो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एको रसा कव्यवय में निमित्त वेदम, इस उक्ति का संबंध ग्रंथ है। एको रसा करुण एवं निमित्त वेदांत, तो ये उत्तर रामचरित से है, ठीक है। किससे है? उत्तर रामचरित से। और उत्तर रामचरित भवभूति द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये कालिदास द्वारा, मृच्छकटिकम की बात करी जाए तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। स्वपन वासव दत्तम ये भास द्वारा। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। और उससे पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो ये पहला ऑप्शन इसमें, सॉरी दूसरा ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सप्त चत्वारिंशत कौन संख्या है? सप्त यानी 7, चत्वारिंशत यानी 40, यानी 40 और 7 47। ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ये वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में संगत संजातीय कामा यानी संगत संजातीय कामा में सूत्र प्रवृत्त हुआ है। तो ये जो सूत्र प्रवृत्त हुआ है वो जने कर्तव्य प्रकृति, सेकंड वाला इसमें ऑप्शन ये सही है। आइए इधर नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य में संस्कृत अनुवाद होगा, ठीक है। संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। कौन सा सही होगा कि बालकाय मोदकम रोचते, पहला वाला इसमें ये विकल्प इसमें सही होगा, बालकाय मोदकम रोचते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आधारित आश्रित नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो यह बात करी जाए तो स्वपन वासव दत्तम ये भी आधारित है, नैषधीय चरितम ये भी आधारित है, शिशुपाल वधम ये भी महाभारत पर आधारित है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो चौथा, बैरी सहारम
ठीक है, बेड़ी सारम, ये महाभारत पर आश्रित नहीं है। ठीक है, इसी की बात कर रहे थे ना, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। परअध्ययन उदाहरण है। ठीक है, तो ये प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है। ये वाला ऑप्शन सही है इसमें, प्रादि तत्पुरुष का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लव धातु, ये लव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन इसमें पूछा है लव धातु में, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला सही लव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन इसमें पूछा है, तो यहाँ जो विकल्प के अकॉर्डिंग जो दिया है वो ये सही होना चाहिए, विकल्प के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो ये, लेकिन इसका जो बनता है वो यज्ञ। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ज, एक मात्रा आएगी ये, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि राजा विप्राय ग ददाती का वाच्य परिवर्तन। ठीक है, इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे? राज्ञा विप्राय गौ दीयते, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, राज्ञा विप्राय गौ दीयते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो शिक्षार्थियों में ये जो विकल्प दे रखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रुचि जागृत होगी वो दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा होगी, क्योंकि उसमें बच्चे सुनेंगे और देखेंगे तो उसमें रुचि भी जागृत होगी, यानी इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ ये गद्यांश दे रखा है और इसके लिए पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 73 से 75, यानी इसमें कुल मिला के हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 73, 74 और 75, 3 प्रश्न के इसमें से उत्तर देने हैं। उससे पहले इधर हम देख लेते हैं 67। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है इधर देख लेते हैं। ये गुरु शिष्यम पाठयति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन, यहाँ भी वाच्य परिवर्तन पूछा है, तो गुरुणा शिष्य पाठयते, ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गुरुणा शिष्य पाठयते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में बागर्थाविव संप्रवक्तो बाघर्थ प्रतिपत्ति पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ठीक है, तो इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सीधे ऑप्शन पर चलते हैं, या आप वीडियो पॉज करके इसके लिए पढ़ लें और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर लगा लें। ठीक है, सीधे ऑप्शन पर चलते हैं कि सत्पुरुषाणाम संपत्ति भवंती। ऑप्शन के ये जो पद्यांश के अनुसार इसमें जो विकल्प होगा वो पहला वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, ये वाला परिजी बेभव्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 सदैव पदे में संधि, तो सदैव पदे में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 75 परोपकारस्य महत्वम विशदरूपेण वर्णितम, ये यहाँ ऑप्शन जो होगा वो धर्मशास्त्र होगा। ठीक है, धर्मशास्त्र यानी सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दूसरी साइड में देखते हैं। लुट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लुट लकार का प्रयोग किस में होता है?
तो भविष्य काल में होता है। तो लुट पूछा है तो अनद्यतन भविष्य काल, ठीक है, तीसरा वाला सही है इसमें, अनद्यतन भविष्य काल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन सा स्वर नहीं है? तो कोई यहाँ स्वर नहीं पूछा है, स्वर नहीं है अर्थात क्या पूछा है? अर्थात पूछा है व्यंजन। तो रेर भी है, ई भी है और आ भी है, ये स्वर है। लेकिन ला, ये हमारा क्या है? स्वर नहीं है। ये ला हमारा स्वर नहीं है। अगर यदि ऐसे होता लृ, तो हमारा ये स्वर में आता, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा है तो ये स्वर में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चक्र पाणी में समास कौन सा होगा? तो चक्र पाणी, चक्र है पाणी अर्थात कौन? विष्णु भगवान। तो तीसरा अर्थ निकल के आए तो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, इसमें ये बहुब्रीहि समास होगा चक्र पाणी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं दृक्षता दृश्य धातु का कौन सा रूप है? तो दृक्षता दृश्य धातु का रूप कौन सा है? तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे इस साइड में। तो धूता पात्र है, तो धूता पात्र किसका है? धूता पात्र मृच्छ कटिकम का है, ठीक है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, इसका मृच्छ कटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो गंगा यमुना का जो संगम का जो वर्णन प्राप्त होता है वो क्या किसमें होता है? रघुवंशम में, ठीक है, ये इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरी साइड में देखेंगे। अधोलिखित पदों में कौन सा प्रज्ञ संज्ञक है? ठीक है, प्रज्ञक संज्ञक पूछा है। तो इसमें गंगे विष्णु हरि ये सभी होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही होगा, ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भवच्छ दत्रेम्ब्यक पाद पासवा में भवच्छदा किसका विशेषण है? ठीक है, तो पांचवा का है, ठीक है, पांचवा यानी भगवान शिव के चरणों की धूल जो होती है वो ये है विशेषण, ठीक है। अब भवच्छिद तस्य त्र्यंबक पाद पांचवा, ये किसमें से है? ये कादम्बरी जो ग्रंथ है जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है उसमें से लिया गया है ये, ठीक है, कादम्बरी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से ये वाक्य लिया गया है। और कादम्बरी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि समस्त पद रूप बदभार्य का विग्रह होगा, ठीक है, इसमें जो इसका विग्रह होगा रूपवती भार्य यशसा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये रूपवती भार्य यशसा ये इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यमक अलंकार होता है, यहाँ यमक अलंकार की बात हो रही है। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में सार्थक वर्ण समूह की, यानी सार्थक वर्ण समूह क्या हो गया? एक हमारा शब्द हो गया, यानी शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति जो होती है, तो वहाँ क्या होता है हमारा
यमक अलंकार होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें फोर्थ वाला ये सही हो जाएगा कि सार्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट की बात करेंगे, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, तो होगी हंती। ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि अक्ष उहोनी में कौन सी संधि होती है। अक्ष उहोनी में कौन सी संधि है, तो अक्ष उहोनी में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि संधि, यानी पहला वाला विकल्प ये वाला इसमें सही है। अक्ष उहोनी में कौन सा विकल्प सही है, ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये वाला विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, ईस्त स्पष्ट प्रयत्न है, किसका है, तो अंतस्थों का। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है, अंतस्थों का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न में किक्त प्रत्यय की संज्ञा है। किक्त प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है, तो किक्त प्रत्यय की संज्ञा निष्ठा होती है। ठीक है, निष्ठा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होते, अर्थात इसका मतलब हो गया दीर्घ। ठीक है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होते, अर्थात ए ओ ऐ औ ये हमारे ह्रस्व नहीं होते। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ सेट हुआ कंप्लीट ये वाला, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो आपके लिए वास्तव में सही लग रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने मित्रों के लिए ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि उनके लिए PYQ सेट करने में मदद मिल सके और वो अपना बेहतर स्कोर के लिए कर सकें। ये नेक्स्ट सेट है, और हो सकता है ये शायद ये अंतिम सेट होगा, ये संस्कृत के वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2021 तक के सेटों में। प्रश्न की बात करते हैं कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, तो जो बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मनोरथा उदाहरण है, देखो ये फिर रिपीट हो गया, तो मनोरथा ये व्यंजन संधि का है, कहीं इसकी संधि पूछ लेते हैं तो कहीं संधि विच्छेद पूछ लेते हैं, और कहीं ये मनोरथ शब्द लेके उसकी संधि पूछ लेते हैं। कभी इस प्रकार से पूछ ले, निम्न में से कौन व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो ये क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसके जो विकल्प फोर्थ हमने जो लगाया है वो ये नहीं होगा, ये गलत है। इसके लिए हमें सही कर लेना है, तो ये मनोरथा उदाहरण है, तो ये हमारा विसर्ग संधि का है। ठीक है, ये इसमें थर्ड वाला ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ये थोड़ा गलती से ये लग गया, लेकिन ये इसमें थर्ड वाला ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दूसरी साइड में, कि ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों का जो बोधक प्रत्याहार होता है उसके लिए बोलते हैं सल, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि पठानी रूप है, पठानी रूप है, पठानी जो रूप होगा वो पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन,
ये तीसरा वाला विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरी साइड इसके लिए देखते हैं। दान के कर्म द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र क्या है? ठीक है, इसमें दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला सही होगा, कर्मणा यम भी प्रेत सा संप्रदानम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ वर्ण है य व र ल। अंतस्थ वर्ण कौन से हमारे? य व र ल। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अंतस्थ हम हिंदी में याद करते हैं य र ल व। ठीक है, लेकिन यहाँ में ये क्रम याद रखना है, य व र ल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरी साइड में छा मिलकर बना है, तो का और सा से मिलकर छा बनता है, इसके लिए याद कर लें। संस्कृत में 3 संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ज्ञ, इसमें स्रा नहीं होता है। तो ये तीनों क्या जो संधि विच्छेद या इसके लिए बिल्कुल याद कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो अट में एक तो स्वर आते हैं और ह व य, ह य व र ये आते हैं। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न है ये, इसमें देखते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसमें जो अनुवाद होगा महम संस्कृत रोचते, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, महम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, ये इसका अनुवाद होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है। तो देखो ये किसका उदाहरण है कि चतुर्थी वाच्या का, ये इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, तदर्थ्य चतुर्थी वाच्या का, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कारका में यदि प्रकृति है तो क्र, तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होगा? 72 है, तो इसमें अणुवल, ठीक है, अणुवल बोलेंगे इसके लिए, ये प्रत्यय होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, समास का उदाहरण पूछा है तो अधिहरि, ये अव्ययी भाव इसमें, यानी हरि मुख्य शब्द है, उससे पहले अधि जुड़ा है, अव्यय जुड़ा है, तो अधिहरि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले ये मुझे संस्कृत अच्छी लगी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये निम्न में से कौन सा चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? किसके नाम से विख्यात है ये? तो ये रामायण है। किससे? रामायण से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यार मैं किससे आता हूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है, शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है वो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या का, ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उच्च उदाहरण है, उच्च किसका उदाहरण है? नियत लिंग का, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या अलिंग का या अनियमित लिंग का। उच्च जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है, तो इसमें नियत लिंग, अलिंग या अनियमित लिंग ये किसी का भी नहीं है, इनमें से ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो इसका उच्चय का प्रयोग करें क्रिया विशेषण बताने के लिए, जैसे सिंहा उच्चय गर्जती है, तो इसमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि सिंहा उच्चय गर्जती है, अर्थात सिंह जोर से गरजता है या दहाड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? इसमें संयुक्त व्यंजन हमें बताना है। छात्राज्ञा, ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसका हो गया। ठीक, ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा। यहाँ इस प्रश्न की बात करें तो इसमें जो अनुवाद होगा वो विकल्प नंबर होगा 4th वाला। ठीक है, अहम एवं मन्य, अहम एवं मन्य, 4th वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्म वाच्य होगा। ठीक है, इसमें पैसे बनाना, एक्टिव से पैसे बनाना यानी कर्म वाच्य इसमें बनाना है हमें। इसमें देखते हैं, मैं बाजार जाता हूं, तो इसमें जो बनेगा मया आपणम गम्यते, ये 4th वाला ऑप्शन इसमें सही है, मया आपणम गम्यते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इधर देख लेते हैं दूसरी साइड में, सा अस्ति पशुपति इति अवदत् पार्वती तंताम सा पशून चार्यति इत्यर्थ इति अवदत् लक्ष्मी एतादर्शा लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप सर्वेक्षण मंगलम भवतु। यानी ये अभी ये थोड़ा आप वीडियो करके उसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, लेकिन हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न शिव पदस्य अन्यार्थ का, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो 4th वाला सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते, तो ये लक्ष्मया, इसमें ये वाला ऑप्शन। ये एक सेट में और भी में आया है, बिल्कुल सेम गद्यांश इसमें दे दिया है। इससे पहले भी एक सेट में हमने इसके लिए करा दिया है, बिल्कुल सेम प्रश्न है और सेम गद्यांश है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पच धातु का किक्त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। ठीक है, यानी पच धातु का, इसकी प्रश्न की बात हो रही है, तो इसमें क्या बनेगा? पक्वा, ये 4th वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये वाला इसमें पक्वा बनेगा। पंचनवती, यानी नवती यानी 90, पंच यानी 5, पंचनवती, यानी इसमें नंबर कौन सा होगा? 95, पंचनवती नंबर क्या होगा हमारा? इसमें जो ऑप्शन होगा, ये जो क्वेश्चन है पंचनवती संख्या है, इसमें पंचनवती संख्या है, तो पंच यानी 5, नवती यानी 90, तो 90 और 5 95, तो ये जो ऑप्शन है ये वाला सही है। ठीक है, 95 इसमें हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये कह रहे हैं कि अव्य शब्द समूह है। ठीक है, अव्य शब्द समूह है, तो अत्र तत्र सत तस्य, ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? अव्य शब्द समूह है। ठीक है, नीचे दूसरी साइड में अगला प्रश्न देखते हैं कि कयो संलाप सर्वेशा मंगलम भवतु, तो लक्ष्मी पार्वत्यो। ठीक है,
ये इसमें लक्ष्मी पार्वत्यो यानी कि कयो सर्वे सत्य मंगलाम, ये ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही है। इनमें कौन प्रत्याहार नहीं है, तो प्रत्याहार की बात करें तो ला प्रत्याहार नहीं है, ठीक है, ये ला प्रत्याहार नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। देखो नहीं फिर पूछ लिया है इसने, यहाँ हमें इसका नहीं का ध्यान रखना है, नहीं तो ये नंबर कटवा देगा। नहीं नव सप्तति यानी सप्तति यानी 70 और नव, तो ये तो है। एकोन सप्तति, एकोन सप्तति का मतलब 70, एकोन एकम, तो ये ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये सेकंड एकोन सप्तति यानी ये 69 हो गया, कितना हो गया, ये 69 हो गया। ओन शीत यानी 80 से एक कम 79, एकोन शीत यानी एक कम, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला वो हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद हमें करना है, ठीक है। तो दिन पर्यंता पाठा अपठत, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दिन पर्यंता पाठा अपठत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपकृष्णम में समास कौन सा होगा, उपकृष्णम में, ठीक है, कृष्णम मूल शब्द और उससे पहले लगा दिया उप, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही है। और बात करेंगे 89 32 संख्या के लिए यानी 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, तो इसमें जो संस्कृत शब्द है वो है द्वायत्रिंशत्, ये इसमें विकल्प सही है, ठीक है। पति शब्द का सप्तमी और एक वचन रूप होगा, सप्तमी और एक वचन शब्द होगा, तो ये होगा इसमें पत्यो। और वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2021 तक के सभी सेटों को इसमें हमने इस वीडियो में पूरी में पढ़ लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपसे निवेदन करूँगा मैं कि इस वीडियो के लिए अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने परिवार के लिए ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनका भला हो सके और वो अपने PYQ के जो प्रश्न पत्र हैं उनका रिवीजन अच्छे से कर सकें और अच्छी मार्किंग प्राप्त करें। थैंक यू।